नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे स्कूलों पर सवाल, किताबों पर बवाल। उत्तराखंड में नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन बाजार में एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं है, जिसका फायदा उठाकर प्राइवेट स्कूल 4 गुना महंगी किताबें लगवा रहे हैं। राजधानी देहरादून में लंबे समय से जिलाधिकारी सवीन बंसल को किताब विक्रेताओं की मनमानी की सूचना मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। स्कूल से गठजोड़ वाली प्रमुख दुकान और अभिभावकों से ज़्यादा शिकायतें मिलने पर बुक स्टोर मालिक पर कार्रवाई की जा रही है। अब जिले में जीएसटी चोरी, फर्जी प्रकाशन के साथ ही कई किताब के ISBN नंबर ट्रैक न होने पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने देहरादून के कई बुक स्टोर पर छापेमारी की है और कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम के आदेश पर शिक्षा माफियाओं पर रातों रात मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वहीं बड़े निजी स्कूल प्रबंधन पर भी डीएम की नजर है। उत्तराखंड सरकार ने इसका संज्ञान लिया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्कूलों की मनमानी पर कठोर कदम उठाने की बात कही, साथ ही जिसके लिए विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर 8001804275 भी जारी कर दिया गया, जिस पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। वहीं विपक्ष ने शिक्षा विभाग पर निजी स्कूलों की मनमानी पर कठोर कार्रवाई न करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें, देहरादून में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद कुछ स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी में कटौती भी शुरू कर दी है। इस संबंध में डीएम सवीन बंसल ने चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने निजी स्कूलों की फीस के अलावा कापियों पर स्कूल का नाम और लोगों का चलन खत्म करने को कहा है। साथ ही कहा कि 3 साल में 10% से अधिक फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए। किसी को भी शिक्षा में मनमानी नहीं करने दी जाएगी और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नियम न मानने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की शुरुआत कर भी दी है, जिसको लेकर शहर के 4 नामी बुक डिपो पर ताला जड़ा जा चुका है। साथ ही निजी स्कूलों की फीस की मनमानी को लेकर प्रदेश सरकार ने भी कठोर कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि फीस व महंगी किताबों के लिए मनमानी करेंगे उनके लिए कठोर कदम उठाया जाएगा व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ताकि आम लोग अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके। उनका कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर पूरी नजर बनाए हुई है। ईयर ऑन ईयर विभिन्न पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप से ग्रेव कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट, पब्लिशिंग हाउसेज और बुक रिटेल शॉप्स का इंटेंस कोल्यूजन बताया जा रहा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग की जा रही है, टैक्स इवेजन किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द बुक्स are not at NCERT competitive rates, या फिर उनके forged ISBN numbers हैं, barcode नहीं है, they are not traceable to their publishing houses, duplicate books को स्टोर किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है, बिल्स नहीं दिए जा रहे हैं अभिभावक गणों को, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल एंड कंसेंट ऑफ पेरेंट्स उनको फोर्स किया जा रहा है लेने के लिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं, तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफ़ी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें दी की हैं। और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफ़ी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
एक तरीके की फीस हो तो एक तरीके की फीस बताएं कि ट्यूशन फीस जो है 40% तक बढ़ गई है। आप लगा दीजिए, कोई नियम कायदा कुछ नहीं है। ऊपर से जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आते हैं कि भैया तुम्हें तो किसी और के स्कूल में ले जाना है, ले जाओ, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं चलेगी, या अभिभावकों को धमका दिया जाता है, उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। आम आदमी कहाँ जाएगा? एक स्कूल से निकालेगा तो दूसरे स्कूल में वही लूट का शिकार होना पड़ेगा। ट्यूशन फीस अलग है, आपकी बिल्डिंग बनाने की फीस तक जो है ये अभिभावकों से ले रहे हैं। उसके अलावा तमाम प्रशिक्षण फीस, लैब फीस, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ फीस, तमाम तरीके की फीस जो है इनको जोड़ दी जा रही है। पंजीयन शुल्क ये अलग लेते हैं, एनुअल फीस ये अलग लेते हैं, ट्यूशन फीस ये अलग लेते हैं, साल भर में एक और फीस अलग से लेते हैं। क्योंकि अपने आप से अभिभावक जो है कितने, जिसके 2 बच्चे होंगे वो कहाँ तक जाएगा? आपको बता दें, निजी स्कूल संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी बंसल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने शहर के विभिन्न स्कूल संचालकों के साथ बैठक की थी। इस दौरान स्कूल के 5 वर्ष के फीस स्ट्रक्चर का परीक्षण भी किया गया। वार्ता में स्कूल संचालक को सख्त हिदायत दी गई कि उन्हें राइट टू एजुकेशन RTI एक्ट का पालन करना ही होगा। स्कूल संचालकों को साफ साफ कहा गया है कि एक्ट के अनुसार स्कूल 3 वर्ष में अधिकतम 10% की फीस वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि 10% की अधिकतम फीस बढ़ाई जा रही है तो स्कूल प्रशासन इसके पीछे के कारण शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से बताएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल संचालकों को विभिन्न नियमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही बताई यदि किसके बाद भी मनमानी की बात सामने आई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को निश्चित दुकान से यूनिफॉर्म या कॉपी किताब खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं। इस तरह की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूल संचालकों को राज्य सरकार के नियमों के बारे में भी बताया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे NCERT की पुस्तकों से ही पढ़ाई करवाएंगे। इस नियम का पालन न किए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने शिक्षा की आड़ में मनमानी कर रहे निजी स्कूलों पर लगाम न लग पाने की सरकार की नाकामी बताया है। सरकार ने अगर प्राइवेट स्कूलों की फीस की मनमानी और किताब, कॉपी और ड्रेसेस में जिस तरीके से वो मनमानी ढंग से पैसे मांगते हैं अभिभावकों से, उस पर कड़े रुख अपनाए होते तो ये नौबत ना आती। ये बात समझने की है कि अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि पलायन निवारण आयोग की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें शिक्षा की जो स्थिति है, स्कूलों की जो स्थिति है, टीचर्स नहीं है, बच्चे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पलायन आयोग ने ये बता दिया है कि 15% से ज्यादा योगदान जो है पलायन करने का वो शिक्षा व्यवस्था है। तो मुझे लगता है ये सरकार की और जो प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं उनकी मिली भगत है, सरकार उनके साथ मिली हुई है, तभी वो जो है सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, तभी तो प्राइवेट स्कूल्स आगे बढ़ पाएंगे। यही वजह है कि आप सरकारी स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल यही अपनी मनमानी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंड में जो है भ्रष्टाचार मुक्त चाहता है और उसके लिए हमेशा ये ठोस कदम उठाने की कार्रवाई करता है। अब जहां तक प्राइवेट स्कूलों में फीस की मनमानी या उनकी अपने तरीके से स्कूल चलाने का सवाल है, वो सीधा सीधा सरकारी स्कूलों में जो विफलता है उसके कारण है। अगर सरकारी स्कूलों में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो तो लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, और प्राइवेट स्कूलों के पास उनकी संख्या कम होने के कारण वो फिर मनमानी नहीं कर पाते। लेकिन आलम यह है कि सरकारी स्कूलों के पास में कोई व्यवस्था न होने के कारण आम जन इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाता है और प्राइवेट स्कूल उनको अच्छी तरह से लूट रहे हैं, और इसमें सरकार की सह है, ये बिना सरकार की सह से नहीं हो सकता। जो मनमानी फीस ली जा रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, तो इस पर सरकार भी हमारी पूरी तरह से गंभीर है। इसको देखते हुए सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। कहीं इस तरीके की कोई बात होती है तो उस नंबर पे शिकायत दर्ज करी जा सकती है, जिस पर कार्यवाही भी हो रही है, और बुक्स वगैरह स्टोरों पर भी लगातार छापे मर रहे हैं, जिससे मनमानी किताबों की फीस की बढ़ोतरी भी ना हो जाए। तो इस तरीके के लगातार कार्य हो रहे हैं और सरकार इन चीज़ों को लेकर लगातार गंभीर है, क्योंकि शिक्षा की चीज़ों पर इस तरीके से मनमानी फीस लेना, बच्चों पे दबाव बनाना, पेरेंट्स पे दबाव बनाना पूरी तरीके से गलत है, जिसको लेकर सरकार अपनी गंभीरता लगातार दिखा रही है। जिला प्रशासन के साथ ही शिक्षा विभाग ने शिक्षा की आड़ में कारोबार कर रहे संचालकों को चेताने के साथ कड़ी कार्रवाई की बात तो कही है। इस कार्रवाई से निजी स्कूलों की मनमानी पर कितनी लगाम लग पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उत्तराखंड टेक्स्ट।
और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी के, आपका भी स्वागत है। दीपक मलिक है, समाज सेवी। अरुण शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो मैं कमलेश रमन जी के पास चलूँगा। बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसी ने इस विषय पर ध्यान दिया, आपकी सरकार ने दिया, लेकिन लेट तो नहीं हो गए आप लोग बहुत। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई गलत की, कार्रवाई बहुत अच्छी हुई, क्योंकि मैं भी स्कूल, मेरे जानने वाले भी बहुत स्कूल जाते हैं, और अभी कई लोगों को मैं ऑफिस में भी देख रहा था कि 2-2 घंटे लाइन में लगे हैं, और स्कूल वाले ने बताया कि उस फला जगह जाकर ही आपकी किताब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी, और बहुत मोटी रकम ले रहे हैं। वहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी भी फर्जीवाड़ा जो है कि डी किताबें मिल रही हैं, डुप्लीकेट किताबें, वहाँ पर ड्रेस के नाम पर उगाही हो रही है। ऐसे भी बहुत से स्कूल बचे हैं उत्तराखंड में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, और उन्होंने शिक्षा का अधिकार देने का, सबको समान अधिकार देने का, और क्योंकि उत्तराखंड हमारा शिक्षा का हब भी कहा जाता है, और यहाँ से देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है, सभी लोग शिक्षित हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें, उसी को लेकर के प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो शिक्षा का जो व्यापार बनाने का काम जो लोगों ने किया है, जो लोग स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, या किसी भी प्रकार की किताबें, जिस तरीके से अभी आपने भी बताया, ये आज से नहीं, ये काफी पुराना, लोगों को जो है भ्रमित करने का जो स्कूल की तरफ से किया जाता है कि या तो स्कूल में स्टॉल लगा दी जाती है, या फिर पर्टिकुलर एक ही दुकान उनको दी जाती है कि आप इसी दुकान से जो है बच्चों की किताबें लेंगे, और पूरा सेट तैयार किया जाता है, और मनमाने ढंग से उसमें जो है मूल्य उस किताबों का लूट बचाई की जाती है। तो मुझे लगता है कंट्रोल करने का काम जिस अर्थ में जिस तरीके से पहले होना चाहिए वो रुक सके। फीस में जिस तरीके से वो हर साल बढ़ोतरी करते हैं, जब हम अपने स्कूल में एक बार एडमिशन लेते हैं तो हर साल का जो रिन्यू होने का जो सिस्टम स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने बना रखा है कि हम जो है बिल्डिंग चार्ज भी लेंगे और आपका एनुअल चार्ज भी लेंगे, और एडमिशन हर साल होगा बच्चे का, तो वो कहीं ना कहीं माता पिता के ऊपर इसका वजन जो है भार पड़ता है। और इसीलिए सरकार का जो एक मंशा है इस वक्त, वो ये है कि किसी भी अभिभावक के ऊपर जो अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, उसमें उनके ऊपर भार ना आए। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बहुत मनमानी स्कूलों ने कर ली है। अपनी मर्जी से फीस बढ़ाना, अपनी मर्जी से किताबों की स्टॉल लगाना, अपनी मर्जी से जो है ड्रेस वगैरह का चयन करना। और हर साल हमने जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, और मैं सहित और आप भी, जब हमने किताबें पढ़ी अपना, जब हम स्कूल में गए, तो जब जिनके परिवार में 3 से 4 बच्चे होते थे पहले, तो वो अगर फर्स्ट क्लास में एक बड़ा बच्चा होता था, तो जब पहला सेकंड बच्चा जब फर्स्ट में आता था, उसकी किताबें उसके काम आती थी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का होना चाहिए, ताकि किसी भी अभिभावक के ऊपर कोई ऐसा बर्डन ना पड़े कि हर साल उसको बुक्स खरीदनी पड़े, नए सेशन के नाम पर, नए बुक के नाम पर। बुक वही होती है, बस ऊपर से कवर उसका चेंज कर दिया जाता है, उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो मनमानी है, इसको रोकने का काम सरकार कर रही है। पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी के ऊपर भी ये भार ना पड़े। तो मुझे लगता है कि सरकार की ये कोशिश, जब अभिभावक और सरकार मिलकर के इन स्कूलों के खिलाफ खड़े होंगे, तो ये हमारा सपना जरूर पूरा होगा कि जिस तरीके से पहले हम बच्चे एक किताब से एक ही जो है क्लास के हिसाब से हम तीनों चारों बहन भाई पढ़ लिया करते, तो आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। ड्रेस भी जो है दूसरा बच्चा पहन लिया करता था, लेकिन आजकल स्कूलों ने इस तरह की लूट मचाई करी हुई है। वैन भी उनकी लगेगी, बच्चे को छोड़ने ले जाने के लिए बस उनकी लगेगी, और किराया वो अपनी मर्जी से वसूलने का काम करते हैं। और माँ बाप बेचारे वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे बेहतर स्कूल में पढ़ने जाए। तो मुझे लगता है कि जो हमारे और जो अन्य स्कूल है, उनको भी एक अच्छा और बेहतर मॉडर्न बनाने की आवश्यकता है।
उन स्कूलों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए सरकार ये काम कर रही है कि जो हमारे जो सरकारी स्कूल है उनमें भी बेहतर शिक्षा हो सके, उनमें भी बेहतर जो है हमारे टीचर हो सके, उसमें भी सुविधाएं मिल सके बच्चों को, ताकि बच्चे एनसीईआरटी की जो हमारी बुकें हैं वो बच्चों को मिल सके। एनसीईआरटी को गोदाम में छुपा दिया जाता है और अपनी मनमर्जी से जो किताबें, जो सिलेबस देने का काम स्कूल या वो स्टोर वाला करता है, किताब वाला, उसके ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम हुआ। और अभिभावक इस वक्त खुश है इस बात को लेकर के कि प्रदेश सरकार ने कम से कम ये ऐसा एक्शन तो लेने का काम किया कि अभिभावकों के ऊपर। कमलेश रमन जी, आप लोग इतने अच्छे से कानून बना के तुरंत लागू कर दे रहे हैं। मेरा तो मानना है कि एक कानून इस पे बनना चाहिए और इस पे कानून बनाकर तुरंत इसको पारित करा लेना चाहिए और तुरंत विपक्ष भी आपका साथ दे देगा कि भैया नहीं होगा। लेकिन दिक्कत मालूम कहाँ पे आएगी? डीएम ने जांच के आदेश दिए, इन फ्रंट कोई नहीं होगा, लेकिन बैक पे बहुत से पॉलिटिकल वाइट कॉलर लोग आपको मिलेंगे जो आपकी इस जांच को प्रभावित करेंगे। तो इससे भी आपको तैयार रहना होगा, इन माफियाओं पे लगातार। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि वाकई ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की कम से कम 2 से 3 साल तक, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि 10% 3 साल तक बढ़नी चाहिए, ना कि 40%, 30%, 20%। इससे बर्डन पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये पहल होनी चाहिए। वाकई ये बात आपने सही कही है कि कानून बनना चाहिए और इसको कठोरतम कानून बनना चाहिए, जिससे कि बच्चों का भविष्य संवर सके और माँ बाप के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। जी बिल्कुल, मैं चलूंगा आशीष नौटियाल जी। आशीष जी, आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? विशाल जी, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। बिल्कुल, और इसको मैं एक पॉलिटिकल तरीके से ना लेते हुए एक अभिभावक के तौर पर मैं लेना चाहूंगा इस मैटर को कि आज की डेट पे जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, आज और आज से 10 साल पहले के अगर हम लोग जाते हैं, हम लोगों ने जब पढ़ाई करी है तो हमने भी हिंदी मीडियम स्कूल, जो हमारे सरकारी स्कूल होते थे, जो एडेड स्कूल होते थे, उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करी है। और मेरे ख्याल से हम जितने भी प्रवक्ता इसमें बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, हमारे मेरे ख्याल से हम सब ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी होगी। और सरकारी स्कूल इस लायक थे कि वहां पढ़ा लिखा बच्चा जो है आज बड़े बड़े पदों पर है और अच्छी जगह पर है और अच्छा वक्ता है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है अच्छी जगहों पे भी हैं और उनका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। आज जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है उसके हिसाब से जो बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन और सभ्यता जो है वो तक हमने खत्म करने का काम किया है। आज आप बताएं, आपने किताब दुकानदारों के यहाँ तो छापे मारने का काम किया, दुकानदार को आपने पकड़ लिया, पर हम उस स्कूल का क्या कर रहे हैं जिसने व्यवस्थाएं बना के दी दुकानदार को? दुकानदार अपने जेब से रख रहा है, क्या अपने पास से किताबें रख रहा है? आज की डेट पे स्कूल वह हो चुका है जो डॉक्टर की तरह पर्चे बनाता है और गार्जियन वो मजबूर आदमी होता है जो अगर एक मात्रा भी गलत हो जाए तो उस किताब को नहीं खरीदेगा। किताब दवाई का काम करने लगी है, दवाई की तरह डॉक्टर का जिस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन होता है उसी प्रकार से स्कूल का भी होता है। ये व्यवस्थाएं खराब स्कूल से हो रही हैं। और स्कूल से व्यवस्थाएं खराब क्यों हो रही है? क्योंकि जो ये स्कूल खुले हुए हैं आज की डेट पे, अधिकांश स्कूल जो खुले हुए हैं, ये स्कूल कहीं ना कहीं पर नेताओं के हैं। नेताओं का दबाव है सरकार के ऊपर कि आप सरकारी स्कूलों की हालत खराब करो तो बच्चा हमारे यहाँ आएगा। अगर आप सरकारी स्कूल को अच्छा बना देंगे तो बच्चा क्यों जाएगा बाहर? बच्चा बाहर निकलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल के अंदर आज आप देखें, जब भी हम अखबार में पढ़ते हैं, कभी बात होती है तो सरकारी स्कूलों में सरकार कभी अच्छी शिक्षा देने की बात नहीं करती है। सरकार बात करती है अब झंगोरा मिलेगा, अब खीर मिलेगी, इस तरीके की बातें करने का काम करते हैं, ना कि ये बोलने का काम करते हैं कि हम सरकारी स्कूल को इस लायक बना देंगे कि लोग दौड़े चले आएंगे सरकारी स्कूल में। क्या कमी है सरकारी स्कूलों में? आज की डेट पे सरकारी स्कूल खाली हो चुके हैं और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, हम लोग देखते हैं कभी सीएनआई स्कूल, गांधी स्कूल हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी रोड में हुआ करते थे जिसमें 2-2 हजार बच्चे पढ़ते थे। कितना बढ़िया स्कूल था। वहां एडमिशन के लिए सेटिंग लगानी पड़ती थी कि किसी तरह मेरा एडमिशन स्कूलों में हो जाए। आप सारे स्कूल खाली कर दी। आप सरकारी स्कूलों के पास इतनी बड़ी जमीन है, सब कुछ है, पर बिल्डिंग का हाल ऐसा कर दिया कि कब छत गिर जाए। तो ये सरकार की सोची समझी नीति है। उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, उन्होंने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण करा है। आज आप देखें, अस्पताल प्राइवेट ऐसे बन गए कि जैसे कि ये होटल्स होंगे। और सरकारी अस्पतालों का हाल देखें। आज मैं अभी पढ़ रहा था, दोनों हॉस्पिटल में जो है ब्लड सैंपल के नाम पर 500-500 रुपए खाए जा रहे हैं। किस बात के खाए जा रहे हैं? तो इतना घोटाला कर दिया सरकार। जो बेसिक जरूरतें हैं,
शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों को सरकार ने खाली करने का काम किया है और सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ही काम हो रहा है। दून हॉस्पिटल जैसी जगह में बाहर रात को एजेंट घूमते हैं कि आपका जो है मैक्स में करा दें, कहीं और करा दें, कहां करा दें, एजेंट आ गए हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य का हाल कर दिया। और शिक्षा के नाम पर आप जिस तरह एक व्यापारी को पकड़ रहे हैं, आप व्यापारी को ना पकड़कर स्कूल के मालिक से बात करें। आप अपने सरकारी स्कूलों को इस लायक बनाएं कि लोग उन स्कूलों को छोड़ करके सरकारी स्कूल में पढ़ाई करें और ये सब समस्याएं खत्म हो जाएं, जो समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जब पीसी थपलियाल जी के पास चलूँगा। सर, आपने जिस समय शिक्षा ग्रहण की होगी उस समय इतना व्यवसायीकरण किसी चीज़ का नहीं था। शिक्षा एक संस्कार के तौर पर दी जाती थी कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। हमारे दौर में आते आते उसका व्यवसायीकरण हुआ। बस स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हम लोग को एडिशनल आप लोग के समय मिली, उसका भी हम लोग को पैसा देके, वो खैर अब कोई बच्चा करता भी नहीं उतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और बुक्स को लेकर आप लोगों ने, तो मुझे लगता है कि बड़े भाई ने जो किताब पढ़ी वही सेम किताब आपने पढ़ ली, इस तरीके से लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज तो अगर आप पुरानी किताब भी अगर स्कूल लेके पहुंच गए तो एक आपको डिफेम करेंगे बच्चों को। मैंने ये भी देखा है कई प्राइवेट स्कूलों में कि देखिए पुरानी किताब लेके आ गए हैं। पीसी थपलियाल जी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल के बाद हम इस सब्जेक्ट पे डिबेट कर रहे हैं। हमें शर्म आ रही है क्योंकि उत्तराखंड में देहरादून स्पेशली एजुकेशन का हब माना जाता है और तमाम जितने भी बड़ी हस्तियां इस देश की हुई हैं उन्होंने इस तरह से शिक्षा लेकर हमारा नाम और स्कूलों का नाम विख्यात किया है। लेकिन आज ऐसी सरकार आ गई कि जिसका राजा डिग्री बताने में भी शर्माता है और जिसकी डिग्री का अभी तक कोई अता पता भी नहीं है। और ऐसे लोग जिनको केवल धंधा, जिनका एक अल्टीमेट एम है। अभी हाल में जब हम सेंट जोसेफ की वो लैंड का जब सौदा देखे या किस तरह से सरकारों ने उनके साथ सौदा किया, उसको हम जानते हैं, पब्लिक नहीं जानती। लेकिन निश्चित रूप से सरकारें इतनी अयोग्य लोगों को हमारे सिर में बिठा दिया है जिनको नीति या नियम बनाने और तो और भी छोटी सी चीज आप ये देखिए कि मैं डीएम साहब को सल्यूट करता हूं। ये बहुत ही डायनेमिक डीएम देहरादून को है और वो भी बाल नोचेंगे थोड़े दिनों में जब वो पाएंगे कि जो ऊपर के लोग हैं हैंड टू ग्लोब एजुकेशन माफिया के साथी हैं। इनके कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने एक अभियान छेड़ा डीएम साहब ने, लेकिन डीएम साहब धीरे धीरे घर बैठ जाएंगे और अपनी गलती को मान जाएंगे कि कहां मैंने गलत जगह में हाथ डाल दिया है। क्योंकि आज उत्तराखंड में विशेष तौर से जितनी भी जनता है उसका जो मोड है वो केवल और केवल प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका रुझान है। और इस रुझान को सरकार ने कभी भी न तो समझने की कोशिश की और न इसके कोई निदान, कोई इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। और तो और आज जो पलायन आयोग की भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं और पलायन सीधा कह रहा है कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण सीमांत गांव यानी पहाड़ धीरे धीरे खाली होकर मैदानों की तरफ भाग रहा है। और मैदान में शिक्षा का जो हाल है वो हम सब देख रहे हैं। बड़ी चिंता होती है। जो आदमी बड़ी छोटी छोटी भी नौकरियां कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे स्कूल बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े। लेकिन सेम टाइम आज जब अभी डिबेट कर रहे हैं कि एक एजुकेशन मिशन जो सक्सेसफुल इस उत्तराखंड में चल रहा है, हमारा जो महंत जी के जो स्कूल है और वो स्कूल सफलतापूर्ण चल रहे हैं, वहां कोई झंझट नहीं आ रहा है, वहां लोग खुश भी हैं। उनकी फीस के जो स्ट्रक्चर से लेकर और वहां का जो सिस्टम है, हर बच्चा क्योंकि सीबीएसई सिस्टम है, वहां ये समस्या नहीं आई है। ये समस्या इस अभागे उत्तराखंड के ये अयोग्य टीम बैठी हुई है इनके ऊपर। बोलते टोल फ्री है, टोल फ्री आ गया और टोल फ्री में करो शिकायत शिक्षा मंत्री से और घूमते रहो। यानी निश्चित रूप से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने शिक्षा, क्योंकि मैं अभी देखता था कि एन मेरी स्कूल में बीजेपी के नेता गए हुए अंदर
अरे साहब ऐसा करो, अरे मैंने कहा शर्म करो, तुम्हारी सरकार है, क्या तुम्हारी सरकार नियम कानून बनाने में असफल हो गई है? कि यहाँ कैसे घड़ियाली आंसू ये दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखा होगा आपने, प्रवक्ता भाजपा का ऐसे बोल रहा था कि जैसे ये पीड़ा हो सकती है, महिला है उनके अंदर वो पीड़ा है, लेकिन वो पीड़ा इनकी सरकार के बूते की बाहर है। उस पीड़ा को समझना और उसका हल निकालना बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि शिक्षा यहाँ पे जिस तरह से जो लोग अच्छे स्कूल वाले, मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग जो यहाँ देहरादून में स्कूल भी खोलना चाहते हैं, वो बोलते नहीं, यहाँ स्कूल खोलना एक अपराध सा हो गया है। बिल्कुल पीसी तपलियाल जी आएंगे आपके पास, और भी जो मेहमान हैं उनसे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं जरा हम अरुण शर्मा जी का, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने तो आदेश दे दिया भाई कैसे ऐसा हो, डीएम साहब ने भी आदेश दे दिया कि इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। क्या लगता है कितने दिन तक ये कार्रवाई चलने वाली है और इससे क्या कुछ निकल के आएगा? देखिए, ये तो मान लीजिए कि पूरे उत्तराखंड का हर परिवार का शिक्षा से सीधा सीधा संबंध, किसी के बच्चे पढ़ रहे होंगे, किसी के भतीजे होंगे, किसी के नाती पोते होंगे, लेकिन हर परिवार में बच्चे स्कूल में जाते हैं। और ये कोई पहली बार की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। कार्रवाई पहली बार हुई है तो ये हमेशा होता है कि स्कूल अपनी मर्जी से फीस और ड्रेस, किताबें और चीजों पे भी डिसाइड करते हैं चीजें, और अपनी मर्जी से ये सारे काम करते हैं। ये अच्छी बात है कि डीएम ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग की नकेल भी कसी, उन बुक सेलर्स की भी कसी है, स्कूल की भी कसी है। और ये वास्तव में एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि जिससे ये पता लग सके कि स्कूल कितनी फीस बढ़ा रहे हैं, किस किस मद में बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जैसा हमारी कमलेश बहन कह रही थी कि वो बिल्डिंग के नाम पे भी ले लेते हैं और चीजों के नाम पे भी ले लेते हैं, तो ये पता लगना चाहिए शिक्षा विभाग को भी, अभिभावक को भी, कि आखिर वो जो बढ़ा रहे हैं या ले रहे हैं वो किस मद में ले रहे हैं। स्थिति तो ये थी कि कोरोना के बाद जो स्कूल की फीस की रसीदें मिलती थी, उसमें भले ही वो कितना ही पैसा ले लें, लेकिन रसीद केवल ट्यूशन फीस की मिलती थी। और ये तमाम लोगों के सामने ये सबके साथ घटित हुआ होगा। और वर्तमान में भी ये स्थिति है कि अलग अलग मदों में तो फीस ली जाती है, एनुअल फीस ली जाती है, और उसके बाद ट्यूशन फीस अलग होती है जो वो पढ़ाई के लिए ली जाती है। तो ये सारी चीजें तय होनी चाहिए कि आखिर अभिभावक को बच्चा पढ़ाना है, कोई दंड नहीं भुगतना है। तो अगर बच्चा पढ़ाना है, हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि स्कूलों को गुणवत्ता इस तरह बढ़ाई जाए कि जिससे हर आदमी सरकारी स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने पर मजबूर हो सके। तो स्थिति ये है कि जो सरकारी शिक्षक है उनके बच्चे भी उनके स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते। तो हम कैसे उम्मीद करें कि आम जनता के बच्चे उन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, एडेड स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए सरकार को अभिभावकों को मिला के एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसमें अधिकारी भी हो, अभिभावक भी हो और शिक्षा विभाग के लोग भी हो, सब मिला के एक कमेटी बनानी चाहिए। और उस कमेटी के माध्यम से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्कूल्स वाइज बन सकती है। उसमें आपका लोकल पार्षद भी हो सकता है, अगर ग्राम सभा है तो ग्राम सभा का सदस्य भी हो सकता है, ग्राम प्रधान हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, सब कुछ संभव है। लेकिन इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि सरकार की आखिर इच्छा शक्ति क्या है। तो ठीक कहा तपलियाल जी ने कि टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है,
लेकिन उस टोल फ्री नंबर में शिकायतें भी हो रही है, लेकिन उन शिकायतों को संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? शिकायत तो मुख्यमंत्री शिकायत पर पोर्टल पे भी होती है, और स्थिति ये होती है कि वहां से फोन आता रहता है जो शिकायत करता होता है उसके पास कि आपकी शिकायत का समाधान हुआ या नहीं। वो होता ही नहीं, सालों साल नहीं होता है। और वो स्थिति अगर इस टोल फ्री नंबर में भी आएगी तो निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के लिए एक दुखदायी बात होगी। तो इसीलिए तमाम लोग, कांग्रेस के हमारे भाई ने बिल्कुल सही कहा नौटियाल जी ने कि राजनीति से अलग हटकर इस मामले में काम होना चाहिए, क्योंकि राजनीति करने के लिए तो बहुत समय है और करते रहेंगे, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये प्रदेश के नौनिहालों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, दीपक मलिक के पास चलेंगे, समाज से भी हमारे साथ। दीपक जी, आपके पास भी कई बार मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे सबके पास इस विषय में ज़रूर फ़ोन आता होगा या कभी ना कभी कोई चर्चा जरूर छिड़ता होगा, चाहे चाय पी रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। यार किताबें देखा इस बार कितनी महंगी हो गई, इस बार स्कूल ने फीस बढ़ा दी, बताइए 2 महीने स्कूल बंद रहा, उसका भी इन्होंने ट्यूशन चार्ज जोड़ दिया, तमाम चीज़ें होती हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई, मैं इसको बहुत अच्छे वे में देख रहा हूँ, पॉलिटिक्स से उठ के ये होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ये शिक्षा माफिया, ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है, ये अपनी मनमानी और बड़े ढंग से करेंगे। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रदेश की जानी मानी जो प्रथम अभिभावक संघ है, नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स जी, उसका पूर्व प्रदेश महासचिव भी रहा हूं। मेरे पास इस समय दायित्व नहीं है क्योंकि हमारी कार्यकारिणी भंग है, लेकिन हम काम करते रहते हैं। आज जो भी कार्रवाई हो रही है, हम लोग ही सोशल मीडिया पर आवाज उठाते हैं, सबसे पहले उठाते हैं, 12 महीने उठाते हैं, तो कार्यवाही होती रहती है। बाकी चीजें तो मैं बाद में बताता हूं, लेकिन अभी फिलहाल जो इमीडिएट अभी पिछले 1 घंटे की प्रोग्रेस है वो आप सबको बतानी चाहूंगा। विकास नगर से देहरादून चलने वाली बस एक सिंगनीवाला के पास में पलट गई है, उसमें एक छात्र की मौत हो गई है, 3 या 4 घायल हो गए हैं। अलग अलग चैनल की अलग अलग न्यूज है, क्या प्रोग्रेस है मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे सारे के सारे बच्चे जो छात्र उनमें हैं वो बच जाएं। लेकिन बहुत दुखद हादसा हुआ है। बच्चे हमारे कॉलेजों के हैं, बाकी हैं जो पब्लिक कन्वेंस में चलते हैं, क्योंकि वो किसी मंत्री अधिकारी के बच्चे तो हैं नहीं, ना किसी नेता के हैं, विपक्ष के पक्ष के। इनके पास तो चांदी गाड़ियों में भेजते हैं बच्चों को, इनके पास कमाई के साधन बढ़ जाते हैं। लेकिन गरीब जो है, मध्यम वर्गीय जो सार्वजनिक परिवहन में जाता है, उसका दर्द कभी इन लोगों ने समझने की कोशिश की है जो आज हादसा हुआ है। अरे आलूओं की तरह से बस में भर करके सवारियां जाती हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर एक स्पॉट है ब्लैक। अगर इंसानियत नाम की चीज है प्रदेश के नेताओं में, अभी उनको उस परिवार के लिए जिसका बच्चा गया 1 करोड़ रुपए की कम से कम घोषणा करनी चाहिए और मुख्यमंत्री के फंड से उन बच्चों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। इनके नेता तो बीमार होते हैं, मैक्स में जाएंगे, उन बच्चों को फेंक दिया होगा सरकारी हॉस्पिटलों में या उनके पेरेंट्स खर्चा करेंगे, क्योंकि ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, बेशरम, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं चलना है। गाल बजाना है वो बजवा लीजिए, गाल बजाने से क्या रहा है? बच्चा जिन परिवारों का गया किसी नेता अधिकारी का नहीं गया है। बेशरम हैं ये लोग। पहली बात मैं ये बोल रहा हूं, स्वीकार कीजिए, सत्ता विपक्ष सब बेशरम लोग हैं। उत्तराखंड में बच्चा मरा है, बसों के ऊपर कोई कंट्रोल है? आरटीओ उनसे पैसे लेता है, पुलिस पैसे लेती है, कैसे चल रहा है ये सिस्टम सारा का सारा? जवाब दीजिए। दुर्घटनाओं का इंतजार करते हैं, हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की होती तो क्या ये हादसा होता? 90-80 की स्पीड पर जो है विकास नगर की रूट की बसें चलती हैं, किसी का निगाह जाती है उनके ऊपर? नेता ने गुजरना है, मंत्री ने गुजरना है, पहले ही रास्ता खाली करा दिया जाता है। अरे आम आदमी बनो, कहां पर जा रहे हो आप लोग? और चलिए मैं मुद्दे पर आता हूं। बहुत दुखद है, हृदय मेरा भरा पड़ा है आज इस घटना को सुन करके। आंखों में आंसू हैं, आंखें जो कहते हैं ना चाइना पर आंखें लाल करेंगे, पहले तुम लोगों पर आंखें लाल करो। क्या हो तुम लोग? चलिए मैं मुद्दों पर आता हूं। पहले जहां तक प्रदेश सरकार ने कार्यवाही की उसके लिए प्रशंसा है, बुक सेलरों पर हो रही है, स्कूलों पर हो रही है, लेकिन यह कार्यवाही एक जगह पर आकर के
रुक सी गई है। रुक क्यों गई है या रुकवा दी गई है? सैया भय कोतवाल तो कहे का डर। एक कोतवाल आता है ना अपने एरिया में, डंडा खड़काता ठेले वालों पर, फड़ वालों पर। बाद में क्या होता है, वो ठेले वहीं लग रहे हैं, फड़ वहीं लग रही है, दुकानदारों के समान। तो कहीं ऐसी कार्रवाई तो नहीं हो रही है? पूरे प्रदेश में कार्रवाई हुई है, बुक सेलरों पर हुई। अभी नोटियाल जी कह रहे थे बुक सेलर, अरे ये माफिया तंत्र है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। स्कूल माफिया, किताब माफिया, यूनिफॉर्म माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये सारे के सारे, इवेंट माफिया साथ में जुड़ गया, स्पोर्ट्स माफिया भी, जो प्राइवेट इवेंट्स स्कूल में कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, बच्चों से पैसे मूंढते हैं। ये सब चल कैसे रहा है? इंटर कॉलेज, अभी एक पेरेंट से बात हो रही थी, कैंट एरिया में एक इंटर कॉलेज चलता है, इंटर की फीस 17,000 रुपए ले रहे हैं। यार शर्म तो कीजिए, क्या नियंत्रण है आपका? इतने साल हो रहे हैं, फीस एक्ट, हद है बेशर्मी की। अरे फीस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है, फीस एक्ट भी, अगर मुझे डाउट है, फीस एक्ट दोबारा से बनना चाहिए, इसकी ड्राफ्टिंग अभिभावक संघों के सामने रखनी चाहिए, उस पर आपत्तियां मांगे, उसके बाद करें। ऐसा ना हो कि ये फीस एक्ट भी ये सरकारें स्कूलों के फेवर में बना डालें, क्योंकि मंशा मुझे ठीक नजर नहीं आती। स्कूलों पर छापे नहीं पड़ रहे हैं, 3 साल में एक बार फीस बढ़ाई जाने की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद में यहां देहरादून में एक GMS रोड पर स्कूल है, उसमें अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, फीस जी 35% बढ़ा रहे थे, 25 है, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, अब कह रहे हैं 10% में सहमति हो गई। अरे किस बात की सहमति है भाई, ये तो बताइए, किस बात की सहमति? जब 3 साल में एक बार बढ़नी है, उसका पिछले साल का रजिस्टर मांगिए कितनी फीस थी, अगर पिछले साल बढ़ाई है तो वो भी फीस एक्ट होने पर वापस की जाएगी, जितनी फीस बनेगी, और उतनी नहीं बन रही है इस साल की, इमीडिएट रोकिए। ये 10%, 6% बढ़ाने की परमिशन कौन सी अंडरस्टैंडिंग से हो रही है? क्यों नहीं बन रहा है फीस एक्ट? चलिए मैं जरा कमलेश रमन जी से इस पर जवाब भी ले लेता हूँ ना। कमलेश रमन जी जवाब दीजिए, ये एक्ट क्यों नहीं बन रहा? इतने एक्ट आप लोग ले आते हो, उसके लिए तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मेरा फिर से वही सवाल, दीपक जी एक सेकंड, दीपक जी आऊंगा, फिर से आऊंगा। कमलेश जी मेरा भी यही सवाल था आपसे, इस पे भी एक्ट लाइए ना, कराइए चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये राजनीति से परे जो सब्जेक्ट आज है शिक्षा का, क्योंकि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप एक तरफाई सिर्फ गाली देंगे और ये नहीं देखेंगे कि कहीं एक काम तो सरकार ने कुछ अच्छा किया होगा, कम से कम इस पे ही बोल देते हैं मलिक जी, कम से कम इसी पे कह देते हैं कि हाँ कुछ किया है। लेकिन गाली पे गाली किस प्रकार से दे रहे थे, ये डिबेट का मुद्दा नहीं था, मुझे लगता है शिक्षा का मुद्दा है। इस पे आप ये सलाह दीजिए कि सरकार और क्या बेहतर कर सकती है, सरकार इसमें एक्ट लाएगी तो स्कूलों में क्या प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ गाली देंगे। आपने कहा जो दुर्घटना अभी घटी है मलिक जी, 1 घंटा उस दुर्घटना को हुआ, तो मुझे लगता है कि संज्ञान में आ गया होगा शासन प्रशासन के, ये सारी चीजों के लिए कोई घटना घटी है, क्योंकि किसी बस वाले को जबरदस्ती तो किसी ने नहीं कहा होगा कि जो है आके तो कहीं टक्कर मार दे या कहीं एक्सीडेंट हो जाए। एक कुदरती बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसका संज्ञान शासन प्रशासन लेगा, पर आप उसका ठिकरा भी सरकार पे फोड़ देंगे कि रोड पे चलने वाली जो बस का एक्सीडेंट हुआ वो भी सरकार के हाथ है, उसमें भी। हाँ, उसमें एक बात जो आपने कही वो बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि बस जो भरकर चलती है, जो डग्गे मार की तरह चलती है, जिसमें लोगों की जो तादाद है वो ज्यादा होती है, वो कम होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए जितनी सीटें होती हैं। मुझे मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन आप सरकार को ये सलाह दीजिए, आपको किसी ने नहीं रोका, क्योंकि आप शिक्षक संघ के पदाधिकारी रहे हैं, आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन खाली डिबेट में बैठ करके आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सरकार को आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब दूसरी बात की आपने कहा कि एक्ट बनना चाहिए, वाकई एक्ट बनना चाहिए, ऐसा एक्ट बनना चाहिए जिसमें हमारे जो अभिभावक है वो परेशान ना हो, स्कूल वालों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। मैं आपकी बात से एक बात से और इत्तेफाक रखती हूँ कि जो पिछले साल फीस बढ़ोतरी हुई और इस बार सरकार ने कहा कि 3 साल में फीस बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो इस साल बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मैं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का कोई भी नागरिक इस बर्डन के नीचे रहे कि उसका बच्चा जब अच्छे स्कूल में पढ़ने जाए और वो वहां पर फीस के कारण जो है बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा ना पाए, उसका होना चाहिए। अभी आपने कहा, अभी हमारे थपलियाल भाई जी ने कहा कि जो है अनपढ़, जैसे उन्होंने कहा कि जिसके पास डिग्री नहीं वो यहाँ राज कर रहा है, तो थपलियाल भाई साहब मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे हैं, आप उस जगह पे हो सकते थे, लेकिन वो है उस जगह पर।
आप एक अच्छे विचारक के रूप में है, आप एक अच्छी सलाह देते हैं क्योंकि आप एक रिटायर हैं और आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। पर इस तरह का थोड़ा सा डिबेट में बैठ करके आप अनपढ़, गंवार, जाहिल, इस तरह की जो बातें करते हैं ना, और हम आज शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें शिक्षा के ऊपर अपने स्कूलों में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर हमें बैठ करके आज अच्छे से विचार होना चाहिए। हम चारों पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, 4-5 एंकर सहित हमारे यहाँ पर बैठे, तो कुछ एक अच्छा मैसेज सरकार को हम दे कि वाकई हम सब एक तरीके से ये शिक्षा का जो हब है हमारा, इसको बरकरार रहना चाहिए। सरकारी स्कूल जो हमारे हैं, जो किसी प्रकार से जिसमें अगर टीचर की कमी है या स्कूलों में जो जीर्णोद्धार हो रहा है या जो थोड़े जिसमें बच्चों की कमी हो चुकी है, वाकई मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ कि उन स्कूलों को और बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने की बजाय हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाकर के जो है एडमिशन लेने का काम करें। अभी आपने कहा कि नेताओं के बच्चे, मैं इस बात से भी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि चाहे उसमें कांग्रेस के हो या बसपा के हो, सपा के हो, बीजेपी के हो, किसी के भी जो नेता के स्कूल है, सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है, उसमें ये नहीं देखती कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का। हाँ, स्कूल हो सकते हैं, लेकिन स्कूलों का, शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। ये सभी नेताओं को समझना पड़ेगा। आप स्कूल खोलते हैं अच्छे के लिए, सरकार आपको परमिशन देती है अच्छे के लिए। कमलेश रमन जी, मेरा एक सीधा सा सवाल था, आपने सारे जवाब दे दिए। एक चीज मैंने पूछी, क्या कोई प्लान है या आने वाला है कभी? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा। उस एक्ट की ओर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक्ट बनना चाहिए, शिक्षा का एक्ट बनना चाहिए, स्कूलों की मनमानी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार इसमें प्रावधान कर रही है, बकायदा उन्होंने अपनी टीम गठित कर दी है, स्कूलों के साथ बैठ करके विचार विमर्श हो रहा है। कई स्कूलों को बुला करके सख्त हिदायत देने का काम हमारे शासन प्रशासन ने किया है कि आप ना तो फीस में बढ़ोतरी करेंगे, ना ही बच्चों के ऊपर बर्डन डालेंगे इस बात का कि आप एक ही बुक स्टोर से किताबें लें। पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी दुकान से जाकर के वो अभिभावक अपने बच्चों की बुक्स ले सकता है। इस तरह के दिशा निर्देश सरकार ने देने का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है अपनी सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने का काम करती है और इसीलिए शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने जो नकेल कसने का काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये एक्ट भी जल्दी बनेगा और इस एक्ट के जरिए हमारे अभिभावकों के ऊपर बर्डन कम होगा। जी चलिए, मैं ज़रा आशीष नोटियाल के पास चलूँगा। आशीष जी, क्या लगता है आपको जो ये बातें कही है कमलेश रमन जी ने? मैंने एक्ट को लेकर पूछा, मैं तो कहता हूँ एक्ट की चर्चा कराइए आप सदन में। आशीष नोटियाल की पार्टी की तरफ से भी लोग कहेंगे बिल्कुल होनी चाहिए। चर्चा होगी। मैं एग्री हूँ, मैं आपकी बात से नहीं, आप ही कर सकते हो, वो लोग कहाँ कर दो तो विपक्ष में है। आशीष भाई, चर्चा इन मुद्दों पे नहीं होगी। चर्चा होगी तो वक्फ बोर्ड पर होगी, चर्चा होगी तो कैसे नाम बदला जाए इस पर होगी, चर्चा कुछ अन्य मुद्दे यूसीसी में नंबर 1 बन गए इस पे होगी, पर जो जरूरत की चीज है जिससे भविष्य बनेगा उस पर चर्चा नहीं होगी। उस पर चर्चा की तो बात भी मत करो। ये पार्टी ऐसी पार्टी है, अभी देखिए कमलेश जी, आप जरूर नाराज हो रही हैं, हमारे थपलाल जी ने भी जो बात रखी, देखिए गुस्सा है थपलाल जी का। थपलाल जी को राजनीति नहीं करनी है, थपलाल जी को राजनीति में नहीं है। थपलाल जी एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, वो अपनी नौकरी करके आए हैं और स्वतंत्रता के साथ अपनी बात को रखने का काम करते हैं। तो थपलाल जी पे इल्जाम लगाना कि थपलाल जी गलत बोले, देखिए मेरी बातों को इल्जाम मत दीजिए। आशीष नोटियाल जी घुमाइए ना मत इस बात दूंगा। अगर आपने बोला इस बात में राजनीति मत करिए, इस बात में राजनीति मत करिए कि थपलाल जी को क्या कहा। अरे बोल लेने दीजिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। बच्चे पढ़ते हैं और आपने भी पढ़ाई करी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी होगी, मुझे पूरा विश्वास है आपने भी करी होगी। पढ़ा है हमने, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है। लेकिन आज सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिया है कि कोई अपने बच्चे को चाहते हुए भी सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकता। तो जरा आशीष जी, जरा अपनी सरकार का आंकड़ा बता दीजिए जरा। आज की डेट पे आप प्राइवेट स्कूल में देखें, इतने बुरे हाल है, बच्चों के संस्कार नहीं है। जो संस्कार आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले बच्चे पढ़े बच्चे होते थे, 2000 से पहले बच्चे पे होते रहे, 2000 से पहले पढ़ता था, वो संस्कार आज नहीं है। आज बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता है, अपने अड़ोस पड़ोस की इज्जत नहीं कर सकता है, नमस्ते करने में उसे दिक्कत होता है। सरकारी स्कूलों में संस्कार थे, पर आज हमने जब व्यवसायीकरण हुआ, आज हम बुक्स वाले के लिए कह रहे हैं कि हर किताब में बुक्स रखो। आप अपने आप को एक बुक सेलर समझ के बैठो और आप एक बुक की दुकान खोलो, आप खुद बुक नहीं रखोगे। बुक ऐसी चीज हो गई है, देखिए इन्वेस्टमेंट लगती है दुकानदार की, और बुक्स की इतनी कंपनियां हो गई हैं, स्कूल कौन सी बुक्स लिख देगा, दुकानदार को ये नहीं पता कौन सी बुक लिखेगा। वो गार्जियन भटकता रह जाएगा, पर अपने बच्चे की किताब इकट्ठी नहीं कर सकता। ये हाल हो जाते हैं क्योंकि बुक से हर चीज में शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ।
तो बुक्स भी कई कंपनियों की आ गई। अब आप एक दुकानदार होने के नाते कितनी कंपनियों की बुक का स्टॉक करेंगे? क्या ये इन्हीं 8 सालों में हुआ होगा आशीष जी? तो आशीष जी, क्या ये इन्हीं 8 सालों में हुआ होगा जो आपने सवाल लगाया? लेकिन एक सेकेंड आशीष भाई, एक सेकेंड आशीष भाई, एक सेकेंड आशीष भाई, रोकूंगा आपको। कमलेश जी, अगर जो कोई चीज पूर्व में चल रही तो उसको थोड़ी बंद तो आप ही लोग करोगे ना। शिक्षा के लिए कोई कानून नहीं बन सकता जहां बच्चे का भविष्य बनना है? क्यों नहीं बन सकता है? उसके लिए आपका साथ सब देंगे। आप एक पहल तो करें। आप कहें तो सही कि हम शिक्षा पे बात कर रहे थे और विपक्ष जो है, अरे हमने तो कर दी भाई आशीष भाई, आप अपना हाल देखिएगा सरकार का। हमने तो कार्रवाई कर दी, आपने क्या कार्रवाई की जरा बताइए तो सही। आप बताएं ना, आप बताएं। अभी 10 दिन हमसे ही पूछेंगे आप, अपना कुछ मत देखिएगा। नहीं हुआ, आपने मेया वाला का नाम बदल दिया और फिर उसको बदल दिया। आप कह रहे थे राजनीति नहीं करनी है, ये राजनीति। चलिए आप दोनों को रोकूंगा, कोई बात नहीं, हम दोनों पर बोलेंगे अभी। बिल्कुल, मैं आप सबको रोकूंगा। मैं जल्दी से पीसी थपलियाल जी के पास चलूंगा। पीसी थपलियाल जी, एक एक्ट की मांग है, ये अगर आ जाए तो ये सब चीजें करनी नहीं पड़ेंगी ना, तो हर जिले की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उनके यहाँ ये चीज पालन हो रही हो। थपलियाल जी, मैं रोकूंगा आशीष जी, समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा। थपलियाल जी, फाइनल कमेंट। जी एक्चुअली में अगर शिक्षा का इन्होंने कुछ कर पाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्टडी गंभीर, क्योंकि मैं अभी जब मैं बोला कि जो हमारे ये जो स्कूल चला रहे हैं ये अपने नेता या स्कूल वाले जो भी नहीं नेता वगैरह नहीं। देखो दून स्कूल हो गया, विलियम स्कूल हो गया, पेस्टल, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। जब मैंने कश्यप जी से बात की, कश्यप जी ने कहा कि मैं घुड़सवारी कराता हूं, मेरे स्विमिंग पूल है, मेरे पास फुटबॉल ग्राउंड है, मेरे पास वॉलीबॉल ग्राउंड है, मैं कैसे उस फीस में बच्चों को रख सकता हूं जिसकी डिमांड पेरेंट्स कर रहे हैं या वो निकम्मी सरकार कर रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देवभूमि के दंगल में नहीं देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।